नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को डीडी न्यूज़ परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद खास है और इस खास दिन क्या कुछ खबरें रहेंगी, इनसे रूबरू आपको कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। देश आज मना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का शौर्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी परेड की सलामी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे मुख्य अतिथि। गणतंत्र दिवस समारोह के सजीव प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने तैनात किए 4K रेजोल्यूशन वाले 50 से अधिक कैमरे। डीडी के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी होगी लाइव स्ट्रीमिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रगति के पथ पर मिलजुल कर आगे बढ़ने का किया आह्वान। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया अहम। राजधानी दिल्ली सहित सभी राज्यों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली की सीमाएं सील। तिरंगे से रोशन हुई महत्वपूर्ण इमारतें और सरकारी भवन। और ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब के लिए आज डिफेंडिंग चैंपियन जेनिक सिनर का जेफरेव से मुकाबला। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में दोनों के बीच चौथी टक्कर। देश आज गौरवशाली 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। ये दिन भारत के संविधान के लागू होने और भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित करने का दिन है। हालांकि भारत 15 अगस्त 1947 को ही एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, जब सदियों की गुलामी के बाद इसे आज़ादी मिली थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाने के साथ ही ये एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की रक्षा करता है। 26 जनवरी का दिन सिर्फ हमारे लोकतंत्र के उत्सव का ही दिन नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की सफलता का प्रतीक भी है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1600 ईस्वी में भारत आए थे। शुरू में व्यापारिक कामकाज तक सीमित रहने वाले अंग्रेजों ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकारों पर भी कब्जा जमा लिया। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद तो ब्रितानी हुकूमत ने आधिकारिक तौर पर भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और यहीं से शुरू हुई असली आजादी की जद्दोजहद। लंबे संघर्ष के बाद 1930 आते आते देश में पूर्ण स्वराज की मांग जोर पकड़ चुकी थी। हालांकि भारत की संविधान सभा का निश्चित उल्लेख, जो भले ही इन शब्दों में या इस नाम में विशेष ना हो, पहली बार भारत शासन एक्ट 1919 के लागू होने के बाद 1922 में महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद अगस्त 1928 में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान तैयार करने की मांग की। ये पहला मौका था जब संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई। इसके बाद 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई। 1938 में घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। कांग्रेस की इस मांग को 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध आते आते ब्रिटिश हुकूमत पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव काफी बढ़ गया था।
इस दबाव के चलते 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत के स्वतंत्र संविधान के प्रारूप के प्रस्ताव के साथ भारत भेजा, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम दलों ने क्रिप्स के प्रस्तावों को नकार दिया। आखिरकार 1946 में ब्रिटिश हुकूमत ने 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को खारिज कर दिया। कैबिनेट मिशन ने एक प्रस्ताव रखा था। इन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, यूनियन होगा और प्रोविंसेस। तो यूनियन का मतलब है सारे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स होता है, और वहाँ उस वक्त जो स्टेट्स कहा जाता था वो प्रिंसली स्टेट्स है, मतलब जो राजा महाराजाओं के जो रजवाड़े हैं वही थे, उसको स्टेट्स कहा जाता था। बाकी जो स्टेट्स यूनाइटेड प्रोविंस वगैरह जो यूपी जैसे स्टेट्स थे वो उनको प्रोविंस ही कहते थे। तो यूनियन होगा, प्रोविंसेस और स्टेट्स, ये तो सब मिलकर के यूनियन बनेगा। तमाम भारतीय नेताओं से बातचीत और चर्चा करने के बाद कैबिनेट मिशन ने 16 जून 1946 को भारत के भावी संविधान के निर्माण के सिद्धांत और प्रक्रिया पर अपना प्रस्ताव पेश किया। आखिरकार कैबिनेट मिशन योजना के सुझाए प्रस्तावों के तहत जुलाई से अगस्त 1946 के बीच संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूहों और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देसी रियायतों को मिली 93 सीटें भर नहीं पाईं, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। इस तरह नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया, लिहाजा पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और डॉक्टर H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी को सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा के उद्देश्य सामने रखे गए। इन उद्देश्यों में ही दरअसल सभा का ढांचा और उसके कामकाज की झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। B.N. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इस समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। संविधान बनाना एक पार्ट था और उसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। और संविधान बनाने के अलावा जो महत्वपूर्ण काम है वो आप उसके देखिए उनके पास क्या जिम्मेदारियां थी। आप यहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके पास एक तो डिवाइडेड सोसाइटी थी हमारी, तो हमें रिकन्सिलिएशन, सोसाइटी के भीतर रिकन्सिलिएशन करना, डिफरेंट ग्रुप्स थे, ये सोसाइटी ऑफ कन्फ्लिक्ट थी हमारी, और हमारा नेशन बना भी नहीं था, तो उसको बना, नेशन बिल्डिंग, नेशनल यूनिटी एक फैक्टर था, रिकन्सिलिएशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स थे, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट था, इन सब को हमें रिकन्साइल करना था। और फिर हमें ये देखना था कि पीपल को कैसे एम्पावर करें, एम्पावरिंग द पीपल, और फिर देखना था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हम कैसे करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को एस्टैब्लिश करनी थी। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीना और 18 दिन में 11 प्रमुख बैठकें की। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस दिन संविधान को पहली बार पढ़ा गया। इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को सर्वसम्मति से अपना लिया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। साथ ही संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। इसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को
भारत का संविधान पूरे देश पर लागू हो गया। संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करते समय एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से बहस की है और तब जाकर के ऐसा उत्तम दस्तावेज हमें प्राप्त हुआ है। भारत का संविधान देश की संस्कृति और इतिहास को भी बखूबी दर्शाता है। इसका प्रमाण है कि संविधान में हाथ से बनाई गई 22 पेंटिंग्स जो इसके हर भाग में मौजूद है। दरअसल मूल संविधान में 22 भाग थे, इसलिए इसके प्रत्येक भागों को कलात्मक शैलियों के चित्रों से सजाया गया है। इनमें मोहनजोदड़ो, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध के उपदेश, महावीर के जीवन, मौर्य, गुप्त और मुगल काल के अलावा गांधी, सुभाष, हिमालय से लेकर सागर आदि तक के चित्र बने हुए हैं। दरअसल इन 22 चित्रों के जरिए भारत की महान परंपरा की कहानी बयां की गई है, जिसकी शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के शेर से। इन चित्रों को महान चित्रकार नंदलाल बोस और उनके छात्रों द्वारा बनाया गया था। संविधान से जुड़ी एक रोचक बात यह भी है कि इसकी मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी में हाथ से लिखी गई है और इसे लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने। भारत के बेहतरीन सुलेखक रायजादा ने पेन होल्डर निब से मूल संविधान के हर पन्ने को बेहद खूबसूरत इलैटिक अक्षर में लिखा है। तो जाना आपने किस तरीके से संविधान जो है उसकी शुरुआत हुई और कैसे लगातार उसको मजबूती जो है प्रदान की गई है। आपको बता दें, दूरदर्शन हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस की कवरेज कर रहा है, लेकिन इस बार दर्शकों के लिए ये कवरेज कुछ अलग और कुछ खास होने जा रही है। रिकॉर्डिंग के लिए 50 से अधिक जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं और पहली बार दूरदर्शन रिकॉर्डिंग के लिए 4K तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इससे दर्शक हाई क्वालिटी वीडियो का आनंद ले पाएंगे। इसके लिए पिछले कई दिनों से युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। गणतंत्र दिवस पर डीडी न्यूज़ के संवाददाता विशाल बेरिस्टो की आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ तमाम चीज़ें कंट्रोल की जा रही है। ऑडियो से लेकर वीडियो तक 50 से ज़्यादा कैमरे लगाए गए हैं और इस बार का कवरेज है 4K में। हम इस पूरे शो के प्रोड्यूसर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या तैयारी की गई है। गणतंत्र दिवस में खास है कि हम पहली बार 4K टेक्निक में इसको शूट कर रहे हैं। किस तरह के चैलेंजेस थे यहाँ पर? इस बार सबसे पहले तो सारा फॉर्मेट चेंज हो गया हमारा। अभी हम HD में करते थे पहले, अब 4K में अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में हमने शुरू किया है। पहली बार जो है गणतंत्र दिवस की परेड को हम 4K में दिखाएंगे। आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है और कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस बैंड्स की डिज़ाइनिंग वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अच्छी क्वालिटी का बैंड बने। ये ऑडियो वीडियो कंसोल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोग किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। इस बार क्या नया होगा? देखिए यहाँ पे ऑडियो में बहुत चैलेंजेस है, देखने में हमें मतलब इतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत तरह के यहाँ पर इनपुट्स आते हैं जिसको हमें बैलेंस करना होता है और बेस्ट क्वालिटी देना है, क्योंकि हमारे देश की एक रिस्पेक्ट है ये 26 जनवरी, जिसमें हमें अपना बेस्ट आउटपुट देना होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको जो कनेक्टिविटी देनी होती है वो हमें राष्ट्रपति भवन का सिग्नल यहाँ रिसीव करना होता है, वॉर मेमोरियल का सिग्नल यहाँ रिसीव करना होता है और फिर यहाँ से वो सिग्नल अपने MSR को देना होता है। जैसे अभी यहाँ आप देख रहे होंगे ये 13 कैमरे हमने यहाँ रिसीव किए हुए हैं जो कि राजपथ पे लगे हुए हैं। 18 तारीख से हम ये ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, सुनील हैं, हम हैं, मनोज जी हैं और अभिषेक सर और पाठक सर की गाइडेंस में हम सभी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी देख रहे हैं। हमने एक्चुअल में 16 तारीख से यहाँ पे तैयारियाँ स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद कैमरा कनेक्टिविटी OFC के थ्रू मतलब कैमराज आते थे फार एंड से और उसके बाद कैमराज यहाँ पे आए और 13 कैमरा एक्चुअली में हमने इंस्टॉल किए हैं आउटसाइड कर्तव्य पथ। दूरदर्शन ने चप्पे चप्पे पर तैनात किए हैं 50 से ज़्यादा कैमरे और इसमें 2 PTZ भी हैं। ये बताइए कि PTZ कैमरा क्या होता है? एक्चुअली PTZ कैमरे को माउंट किया जाता है ऊपर से, आप देख रहे हैं वहाँ पर हाइट पर, उसका पेन, प्रिंट और जूम का कंट्रोल नीचे हमारे पास होता है। वहाँ से हम जो भी कंटिजेंट आएंगे उसको फॉलो करते हैं और उसी पर फर्स्ट शॉट जो आएगा सुपर इम्पोज होगा जो भी कंटिजेंट आएंगे, तो उसका कंट्रोल पूरा मैनुअली हम लोग नीचे से करते हैं ऑटोमेटिक। और तमाम ये तैयारियां आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्रेन लगी हुई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये कैमरामैन तैनात है और इस तरफ इसलिए ताकि आप तक पहुँचे बेहतरीन शॉट्स। कैमरामैन कुमार दत्तक के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, कर्तव्य पथ से डीडी न्यूज़। तो देखा आपने किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो दूरदर्शन ने की हैं आप तक इस भव्य कवरेज को पहुंचाने के लिए।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड समारोह के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने और भी कई खास तैयारी की हैं। कार्यक्रम की 4K फॉर्मेट में कवरेज के लिए जैसा हमने आपको बताया 50 से अधिक जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। इस मौके पर डीडी न्यूज़ की महानिदेशक प्रिया कुमार ने भी हालत यहाँ पर जायजा लिया मौके का। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो की रिपोर्ट। मैं इस वक्त ज़मीन से 18 मीटर की ऊंचाई पर हूं और मेरे साथ है डीडी न्यूज़ की महानिदेशक। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए इस बार और क्या क्या खास तैयारी है? पहले तो हमें गर्व है कि दूरदर्शन भारत के गणतंत्र दिवस की कवरेज पूरे देश भर में ले जाता है। इस बार हमने बहुत ही व्यापक प्रबंध किए हैं कवरेज के लिए, जिसमें 360 डिग्री के कैमरास भी इंक्लूडेड हैं, जिससे कि दर्शक जो हो रहा है यहाँ पे उसको घर में बैठ के देख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पे आप अगर उसे देखेंगे तो आप उसे हिला भी सकते हैं और 360 डिग्री का जो व्यू है आप देख सकते हैं। 360 डिग्री का व्यू आपको मिलेगा, 4K में आपको कवरेज मिलेगा और अलग अलग हाइट से आपको ये शॉट्स देखने को मिलेंगे। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो अब से कुछ देर बाद जब परेड शुरू होगी तो तमाम अलग अलग व्यू जो हैं वो आप ये देख पाएंगे कि किस तरीके से दूरदर्शन के जो 50 से अधिक कैमरे हैं वो लगे हुए हैं और आप तक ये लगातार कवरेज पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक। हर शुभ आरंभ में अपनों जैसा भरोसा। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपको बता दें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं, जबकि इस सूची में विदेशी एनआरआई, साथ ही अगर बात की जाए PIO OCI श्रेणी के 10 व्यक्ति और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। पूर्व न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, ओसामू सुजुकी और लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कारों की बात करें तो प्रसिद्ध पत्रकार सूर्य प्रकाश, हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश और सामाजिक कार्यकर्ता साध्वी ऋतंभरा, राजनेता सुशील मोदी और मनोहर जोशी को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गोवा मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 100 वर्षीय सेनानी लीबिया लोबो सरदेसाई, मराठी लेखक मारुति भुजंगराव, कुवैत की योग गुरु शेखा अलसबा और नागालैंड के फल किसान एल हेंगथिंग को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्मश्री पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, इंडस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के 942 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 95 जवानों को वीरता पदक, 101 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, 746 को सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया गया। 95 वीरता पुरस्कारों में से अधिकतर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात जवानों को दिया गया। इसमें 28 जवान नक्सल क्षेत्रों के, 28 जम्मू कश्मीर क्षेत्र के, उत्तर पूर्व के 3 जवान और अन्य क्षेत्रों के 36 जवानों को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है।
इसमें 78 पुलिसकर्मी और 17 अग्निशमन सेवा से के कर्मचारी हैं। विशिष्ट सेवा के लिए 101 राष्ट्रपति पदक में से 85 पुलिस सेवा को, 5 अग्निशमन सेवा को, 7 नागरिक सुरक्षा होमगार्ड को और 4 सुधार सेवा को प्रदान किए गए हैं। सराहनीय सेवा के लिए 746 पदक में से 634 पुलिस सेवा को, 37 अग्निशमन सेवा को, 39 नागरिक सुरक्षा होमगार्ड को और 36 सुधार सेवा को प्रदान किए गए हैं। उन्नीस 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान को ताक पर रखकर आपातकाल देश पर लगाया, तो उस दौरान कई लोगों ने इस विभत्सा घटना को देखा और अनुभव किया। उन्हीं में से कुछ लोगों ने अपनी आप बीती हमारे साथ साझा की। 26 जनवरी आज भारत का संविधान लागू हुआ। आज संविधान को नमन करने का दिन है, पर जब जब हम संविधान को नमन करें, यह ना भूलें कि 50 साल पहले 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या कर दी गई थी। देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। इमरजेंसी में आम नागरिकों के मौलिक अधिकार, यहाँ तक कि जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। सरकार का विरोध करने वालों को जेलों में ठूंस दिया गया, अमानवीय यातनाएं दी गईं, हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन कुछ साहसी नागरिकों ने इस तानाशाही से युद्ध लड़ा, आवाज उठाई और संविधान को उसकी गरिमा, उसकी ताकत वापस दिलाई। गणतंत्र दिवस पर आज संविधान और संविधान के सेनानियों को नमन। मैं उस समय पढ़ता था राजधानी कॉलेज में, बीएससी फर्स्ट ईयर का छात्र था। 17 वर्ष की आयु थी। तो उस समय क्योंकि हम कॉलेज के स्टूडेंट थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 47 लड़कों का एक ग्रुप बना, जिसको लीड कर रहे थे राजधानी कॉलेज के प्रिंसिपल थे ओपी डोगरा जी, उनका लड़का था, और रजत शर्मा जो आज इंडिया टीवी के डायरेक्टर हैं, वो दोनों लोग हमारे ग्रुप को लीड कर रहे थे। और सबसे पहला सत्याग्रह 21 नवंबर को हमने मॉरिस नगर चौक पर किया। इसकी सूचना पुलिस को पहले से ही थी कि यहाँ पर सत्याग्रह होगा, परंतु उनको ये नहीं पता था कि सब डिफरेंट कॉर्नर्स में से ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम लोग सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठे हुए। हम लोगों को जैसे ही रजत जी ने नारा दिया और हम सब इकट्ठे होकर भारत माता की जय और इमरजेंसी हटाओ, देश बचाओ, इस तरह के नारों के साथ मॉरिस नगर चौक पर घूमने लगे, तो पुलिस वाले सब एक एक दो दो के पीछे पड़ गए, डंडे लेके मारने लगे, थप्पड़, लाठी, घूंसे जो उनको मिला वो सब मारते रहे। और हमें पकड़ पकड़ के वहाँ पहले से ही अरेंज्ड बसें खड़ी हुई थी उनकी, हमें ले जाकर बसों में ठूस दिया गया। वहाँ से हम लोगों को 47 के 47 स्टूडेंट्स को उठाकर मॉरिस नगर थाना होता था उस समय, रूपनगर के कॉर्नर पर, रूपनगर थाना था कहलाता था, वो रोशा रोड थाना कहलाता था। उस थाने में हमें जाकर बंद कर दिया गया। 2 बैरकों में, किसी में 47 थे तो एक में 21-22 और दूसरे में बाकी बचे हुए लोग। बैरकों की स्थिति ऐसी थी कि बैरकों के अंदर सारे लोग आने के बाद जगह ही नहीं थी, और उसमें एक छोटी सी बाउंड्री, लगभग आधा फुट की बाउंड्री बनी हुई थी। वहाँ हमें लगभग सुबेरे हमें 10 बजे 11 बजे अरेस्ट किया गया था, और अगले दिन 11 बजे तक, जब तक कि वहाँ पर से हमें कोर्ट पेश नहीं किया जाता, हमें वहाँ रहना था। तो लोगों को मल मूत्र की जो इच्छा होती थी तो वो बाहर जाने के लिए अलाउड ही नहीं था। सब लोग उस कोने में जाकर मलमूत्र त्याग करते थे सबके सामने। और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक अल्प विराम के लिए। और बेबे, पंजाब में सब ठीक ठाक? क्या ही बताऊं बेबे, सुना है पंजाब के जैसे अब दिल्ली की औरतों को भी पैसे मिलेंगे। पुत्र, सच तो ये है कि 3 साल से हम भी इंतजार कर रहे हैं, एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली, बस झूठ ही झूठ मिला है। हम तो सह रहे हैं, तुम मत सहना। 5 फरवरी को दिल्ली से झूठे वादों की आपदा हटाएं, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत यहाँ डीडी न्यूज़ पर। आइए बात कर लेते हैं महाकुंभ की।
आपको बता दें, ममता कुलकर्णी ने आध्यात्मिक दुनिया में कदम रखते हुए किन्नर अखाड़े के अंतर्गत खुद का पिंडदान कर संन्यास ग्रहण कर लिया। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें दीक्षा दी। इस मुद्दे पर डीडी न्यूज संवाददाता अश्विनी मिश्र ने किन्नर अखाड़े की प्रमुख महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बातचीत की। पूर्व फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के बाद एक बार फिर किन्नर अखाड़ा चर्चा में है। हमारे साथ खुद किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी मौजूद हैं। अलग अलग तरीके से लोगों की व्याख्याएं आ रही हैं, अलग अलग तरीके से लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, तब जबकि ममता कुलकर्णी या माई ममता नंदगिरी बन चुकी हैं और महामंडलेश्वर। मुझे समझ में नहीं आता कि कटाक्ष क्यों करना। अगर सनातन का बच्चा सनातन में वापस आया, 23 साल पहले उन्होंने फिल्म जगत छोड़ दिया, उन्होंने तपस्या करी, साधना करी, सब कुछ करी, वापस आके सनातन के ध्वज के नीचे वो अपनी ज़िंदगी को निर्वाह करना चाहती हैं, तो हम क्यों इन पे कटाक्ष करें। इसी तरीके से जब किन्नर अखाड़े का निर्माण हुआ, जूना अखाड़े से संबद्ध हुआ, अलग अलग प्रश्न उठे, लेकिन अब आपने एक मर्यादा की सीमा रेखा बांध रखी है सबके लिए कि धर्म का प्रचार और मर्यादा का भी संवहन। आगे क्या दिनचर्या होगी? नहीं, सबकी जो मर्यादा, हमारी जैसी मर्यादा तय है, सबके लिए मर्यादा तय है, और जो मर्यादा का उल्लंघन करेगा उसको किन्नर अखाड़े से बाहर भी होना पड़ेगा। एक और चीज़ कि पिछले कुंभ में हमने देखा कि विधिवत जो है हरिगिरी जी महाराज से संबद्ध होते हुए इस अखाड़े की स्थापना हुई। क्रम बताएं कि कैसे कैसे रहा और क्या कुछ किस तरीके से धर्म ध्वजा लेकर आप सनातन को मजबूत करने में लगे। किन्नर अखाड़ा 2015 से शुरू हुआ, 2016 का सिंहस्थ कुंभ उज्जैनी में हुआ, 2019 में प्रयागराज के कुंभ में हमने जूना अखाड़े के साथ अनुबंध हुआ, और हरिगिरी महाराज को 2021 में हमने गुरु धारण किया, संन्यास पूर्ण रूप से हमने संन्यास ली। उसके बाद धर्म ध्वजा लेके हम चल ही रहे हैं और सनातन का प्रचार प्रसार किन्नर अखाड़ा कर ही रहा है। बस आखिरी सवाल, बहुत सारे बच्चे जो आपसे संबद्ध हैं, बहुत सारी लोगों की सामाजिक कुरीतियाँ थी, बहुत सारे सामाजिक दंश लोगों को झेलने पड़ते थे जो इस समुदाय से होते हैं, उन सब का भी एक समायोजन और डिग्निफाइड लाइफ आप लोगों के साथ सुनिश्चित कर रहे हैं। सबको ऑफकोर्स कि लोगों ने धर्म, जिनका धर्मांतर हो गया था, जो दूसरे धर्मों में आश्रय लिए थे, वो वापस सनातन में आके जुड़े हैं, और हमें गर्व है इस बात की कि किन्नर अखाड़े ने ये कार्य किया है। तो प्रयागराज की महिमा में कहा गया है कि देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो किन्नर अखाड़ा सामाजिक समरसता के लिए और सभी धर्मों के, सनातन धर्म के ऐसे लोग जो दूसरे धर्मों में चले गए थे उनको भी अपने में समाहित किए हुए धर्म की ध्वजा लहरा रहा है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन गणतंत्र दिवस की खास कवरेज के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।